देखो अपना लेसन नंबर 5 चल रहा है और आज इसमें देखेंगे अपन पुष्पक्रम। पुष्पक्रम, पुष्पक्रम का मतलब होता है पुष्प किस क्रम में आपकी शाखा पे लगा हुआ है। देखो पुष्प कई बार पूछा जाता है पुष्प क्या है, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है पुष्प क्या है। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है नीट का। पुष्प क्या है, तो इसका आंसर होगा रूपांतरित परोह। रूपांतरित परोह, परोह का मतलब क्या होता है तना। रूपांतरित परोह या तना, ठीक है। तो पुष्प क्या होता है आपका, रूपांतरित परोह होता है या तना होता है, उसे क्या कहेंगे अपन पुष्प कहेंगे। पुष्प क्रम का मतलब होता है शाखा पे पुष्प किस प्रकार लगा हुआ है। जैसे ये आपकी शाखा है, कैसे लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है, या फिर यहाँ पे एक पुष्प लगा हुआ है, यहाँ पे एक पुष्प लगा है। तो ये क्या होता है आपका क्रम होता है। तो सबसे पहले देखेंगे अपन पुष्प क्रम की परिभाषा। आपके देखो थोड़ी सी साइड में दिक्कत आ रही है तो ऑनलाइन क्लास नहीं हो पा रही है आज। अभी आज साइट अपडेट भी हो रही थी तो कल तक हो जाएगी मेरे हिसाब से। आज वीडियो देख के काम चलो। तो सबसे पहले देखते हैं अपन पुष्प क्रम। पुष्पी अक्ष, इसको परिभाषित करेंगे। पुष्पी अक्ष, पुष्पी का मतलब जहां पुष्प लगा हुआ है, पुष्पी अक्ष पर, अक्ष पर पुष्प किस क्रम में लगा है, पुष्प किस क्रम में लगे हैं, उसे क्या कहेंगे अपन पुष्पक्रम। तो ये तो हो गई आपके पुष्पक्रम की परिभाषा, ठीक है। पुष्प होता क्या है, रूपांतरित परोह को क्या कहते हैं अपन पुष्प कहते हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं पुष्पक्रम के प्रकार। ये है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपके पुष्पक्रम 2 प्रकार के देख रखे हैं, फिर उनको 2 को आगे बांटेंगे। पहला है असीमाक्षी, दूसरा है आपका ससीमाक्षी। दूसरा क्या है आपके ससीमाक्षी, पहला है असीमाक्षी और दूसरा है ससीमाक्षी। इनको ढंग से समझ लो, होता क्या है, कैसे क्या होगा वो अपन डिटेल से देखते हैं। देखो मैं आपको डायग्राम से समझा रही हूँ। पहला है आपका असीमाक्षी, ये आपकी एक शाखा है, दूसरी शाखा है, तीसरी ये शाखा है, ये शाखा है, ये शाखा है, ये शाखा है, निकल गई, ठीक है। इनमें क्या लग गया, आपके पुष्प लग गए। असीमाक्षी, असीमाक्षी का मतलब होता है असीमित वृद्धि। इसको इससे निकालो आप। असीमाक्षी का मतलब होता है असीमित वृद्धि। असीमाक्षी का मतलब क्या होगा, असीमित वृद्धि। मतलब ऐसा पुष्प क्रम जिसमें जो पुष्प होगा, जैसे ये यहाँ निकल गया, फिर यहाँ से फिर पुष्प बन गया, फिर यहाँ से फिर पुष्प बन गया, यहाँ से फिर एक शाखा। असीमाक्षी का मतलब होता है जो आपकी फल पुष्प की शाखा है उसमें असीमित मात्रा में कोई पुष्प इधर से निकल रहा है, कोई इससे, मतलब ये शाखा अंत नहीं होती। इसको और कह सकते हैं पुष्प का शाखा में अंत नहीं होता, शाखा में अंत नहीं होता, उसे क्या कहेंगे असीमाक्षी, मतलब असीमित वृद्धि, ठीक है। जैसे आपके मैं एक और बना देती हूँ, यहाँ पे पुष्प है, फिर एक शाखा यहाँ से निकल गई, फिर एक शाखा यहाँ से निकल गई, मतलब ऐसे चलता ही रहेगा लगातार। तो ये क्या कहलाता है आपका असीमाक्षी पुष्पक्रम। बहुत सारे पादपों में पाया जाता है और इसके प्रकार भी देखेंगे अपन, ठीक है। दो ही दे रखे हैं आपके, तो आप चित्र को ध्यान रखोगे दिमाग में। दूसरा देखेंगे अपन ससीमाक्षी, मतलब सीमित वृद्धि। ससीमाक्षी का मतलब क्या होगा, सीमित वृद्धि होगी। ए का मतलब असीमित, स का मतलब सीमित। दूसरा प्रकार है आपका ससीमाक्षी,
दूसरा क्या है आपके सशिमाक्षी। सशिमाक्षी का मतलब ये होता है जो मुख्य अक्ष है उसकी वृद्धि सीमित होगी। देखो आप चित्र को ध्यान से देखना, ठीक है। अब यहाँ पुष्प लग गया, ठीक है। तो जो मुख्य शाखा थी उसकी वृद्धि क्या हो गया आपकी, रुक गई। अब क्या होगा, यहाँ से दो शाखाएं और निकलनी है, यहाँ पुष्प लग गए, यहाँ पे पुष्प। अब देखो ये वृद्धि सीमित हो गई। फिर क्या होगा, यहाँ पे पुष्प लग गया, फिर यहाँ पे पुष्प लग गया, मतलब जो मुख्य शाखा थी उसकी वृद्धि क्या हो गई आपकी, रुक गई। तो ये कैसा है, मुख्य शाखा की वृद्धि सीमित होती है। मुख्य शाखा की वृद्धि, शाखा की वृद्धि सीमित होती है। इन दोनों को माइंड में रखना, वृद्धि सीमित होती है। मुख्य शाखा की वृद्धि क्या हो गई, अब आप खुद देख लो, जो ये बीच वाली एक्सिस है ये क्या हो गया आपकी, अवरुद्ध हो गई इसकी वृद्धि। तो ये किस प्रकार का हो गया आपका, सशिमाक्षी, ठीक है। तो अपन ने पुष्प क्रम देखा था। पुष्प क्रम का मतलब होता है पुष्प शाखा पे किस क्रम में लगे हुए, सीमित वृद्धि है या असीमित वृद्धि है। अगर सीमित वृद्धि है तो सशिमाक्षी, असीमित वृद्धि है तो असीमाक्षी। अब देखेंगे पुष्प क्या होता है, ठीक है। पुष्प क्रम देखा था। पुष्प क्रम का मतलब होता है जो आपका पुष्प है शाखा पे किस क्रम में लगा है, मतलब उसका नंबर क्या है, 2 क्रम में लगा हुआ है, 4 क्रम में लगा हुआ है या अनियंत्रित क्रम में लगा हुआ है। तो उसके आधार पर अपन ने 2 में बांटा। अब देखेंगे पुष्प क्या होता है, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, अपन पढ़ चुके हैं एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, इसके अलावा एंजियोस्पर्म, आवर्त बीजी, अनावर्त बीजी। तो पुष्प सिर्फ किन पादपों में लगते हैं, आवर्त बीजी पादपों में। ध्यान रखना, पुष्प किन पादपों में बनेंगे, सिर्फ आवर्त बीजी पादपों में ही पुष्प पाए जाते हैं। अनावर्त बीजी पादपों में पुष्पों का पूर्णतः अभाव होता है, ठीक है। आवर्त बीजी पादपों में ही सिर्फ पुष्प पाए जाएंगे। ये जो बाहर दिख रहे हैं ना, जिनके फूल आ रहे हैं, वो सब आवर्त बीजी है, एंजियोस्पर्म है, ठीक है। तो पुष्प होना किसकी विशेषता, आपके एंजियोस्पर्म की। इसके अलावा पुष्प इतने सुंदर क्यों होते हैं, ताकि कीटों को आकर्षित कर सके और क्या हो सके, परागण की क्रिया। और परागण ही वो क्रिया है जिससे पुष्प जिंदगी भर बने रहते हैं, या उस पौधे की क्या बनी रहती है, जाति बनी रहती है। अगर परागकण नहीं होगा, समझ लो इस चीज को, ये जिंदगी भर काम आएगी। ये वर्तिकाग्र है, ये अंडाशय है, ठीक है। आप आज एक पुष्प को देखना, मैंने कभी समझाया था कि आपको पुष्प, बड़ा पुष्प लाओगे तो मैं अच्छे से धतूरा ले आना अगर किसी के पास। यहाँ होते हैं परागकण, कुछ पादपों में होता है स्वर परागकण, मतलब यहाँ से यहाँ पहुंच जाएंगे, अंडाशय से जाके जुड़ जाएंगे, ये नर भाग है, ये मादा भाग है, यहाँ बीज और फल बन जाएंगे। अगर आपके पुष्प सुंदर नहीं होते तो जिन पादपों में कीटों के द्वारा परागण होता है, मधुमक्खियों के द्वारा होता है, इसके अलावा वायु के द्वारा होता है, कई प्रकार से परागण होता है। तो जो पुष्प सुंदर होते हैं उनमें किसके द्वारा परागण होता है, कीटों के द्वारा। क्योंकि कोई भी सुंदर वस्तु होती है सबको आकर्षित करती है, अपन को भी करती है। कई बार अपन भी परागण में मदद करते हैं, जैसे किसी पुष्प को तोड़ दिया अपन, ठीक है, और अपन ने कहीं लाके डाल दिया, तो उसके जो परागकण है वो हवा के द्वारा किसी दूसरे जीव के द्वारा वर्तिकाग्र में पहुंच गए। तो इसीलिए पुष्प क्या होते हैं, सुंदर होते हैं, ताकि कीटों को जाए वहां से उठा के लाए और दूसरे पादप पे डाल दे। तो इसलिए पुष्प क्या होते हैं आपके, सुंदर होते हैं। इसका मतलब ये नहीं भगवान ने इनको सुंदर बनाया, जो प्रकृति की प्रयोगशाला है उसमें एक्सपेरिमेंट प्रयोग चलते रहते हैं, भगवान प्रयोग करता रहता है। अभी भी चालू है प्रयोग, तभी तो सबके बाल उड़ा रहे हैं। आने वाले जो होमोसेपियन फ्यूचरियन होगा, साइंटिस्ट ये कहते हैं वो गंजा होगा। बुरा इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि सारे गंजे होंगे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं पुष्प में क्या क्या भाग होते हैं। एक पुष्प का चित्र बना लेते हैं ताकि आपके थोड़ा समझ में आ जाए कि पुष्प क्या होता है। पुष्प ऐसी संरचना होती है, ये सुंदर सुंदर से आपके
दल सॉरी, और ये क्या है आपके हरे कलर के दल होते हैं। अब देखो इसका नामकरण करते हैं अपन। इसको बोलते हैं पुष्पासन। इसको क्या बोलते हैं अपन? पुष्पासन। मतलब पुष्प जिस आसन पे बैठा वो क्या है आपके पुष्पासन। ये हरे कलर के होते हैं, इनको बोलते हैं बाह्य दल। मुख्यतः बाह्य दल हरे होते हैं, बाह्य दल। और जो रंगीन होते हैं, कलरफुल होते हैं, ये क्या होते हैं आपके दल कहलाते हैं। ये कैसे होते हैं आपके दल कहलाते हैं। ये दल होते हैं और कलरफुल होते हैं, रंगीन, ज्यादातर रंगीन होते हैं ताकि कीटों को आकर्षित कर सके। ये क्या होता है आपका पूतंतु। ये क्या होगा आपका पूतंतु। ये क्या होते हैं परागकोश। यहाँ क्या पाए जाएंगे, इसके अंदर बीज जैसी संरचना होगी, इनको बोलेंगे परागकण। परागकण, ठीक है। ये क्या आपका अंडाशय। ये होता है आपका अंडाशय। अंडाशय में क्या होते हैं अंडक, ठीक है। इसके अलावा ये क्या है आपकी वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र, और ये क्या है, ये जो ट्यूब दिख रही है ये क्या होती है आपकी वर्तिका। एक जो आधारभूत पुष्प होता है उसमें ये संरचना होती है। तो अपन लिख सकते हैं चित्र किसका है, पुष्प की संरचना। चित्र है आपका पुष्प की संरचना। तो आवर्त बीजी पादपों में जो पुष्प पाया जाता है उसकी संरचना में ये सब होते हैं। ये कैसे होते हैं, बाह्य दल हरे कलर के होते हैं। दल कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। ये मादा भाग है, ये वाला मादा भाग है, और ये वाला क्या आपका नर भाग होता है। तो ये जो दोनों है बाह्य दल और दल, ये सहायक चक्र होते हैं। और जो नर और मादा भाग है ये ही जनन में भाग लेते हैं। इन्हीं से बीज और फल बनते हैं, ठीक है। तो आज अपन पुष्प के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पुष्प क्या होता है, किस प्रकार के होते हैं, कौन सी सम्मिति होती है। सम्मिति शब्द आपके लिए नया नहीं है क्योंकि अपन जंतुओं में सम्मिति पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब अपन डिटेल से देखेंगे पुष्प के बारे में। सबसे पहले देखते हैं अपन पुष्पासन। पुष्पासन का मतलब होता है पुष्प जिस अक्ष से, देखो अभी मैंने जो ये ऐसा बनाया था तो ये क्या था आपका पुष्पासन था। ये क्या था आपका पुष्पासन था, ठीक है। तो पुष्पासन वो भाग होता है जिससे क्या होगा, पुष्प जैसे आपकी ये शाखा है, शाखा पे लगा है, उस पे उसके अन्य भाग यहाँ पे क्या आपके व्यवस्थित है, ठीक है। पुष्प जिस भाग से शाखा से जुड़ा है उसको क्या बोलते हैं पुष्पासन। थोड़ा मोटा होगा, फूला हुआ होगा, ठीक है। और ये नीचे से पतला से करके जुड़ा होता है, जैसे यहाँ से जुड़ा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं पुष्प की अक्ष, व्रंत भी बोल सकते हो, पुष्प व्रंत। मतलब जैसे आपके मैं एक उल्टा फूल बना रही हूँ, ये आपके फूल है यहाँ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये थोड़ा मोटा फूला हुआ भाग है, इसको बोल दिया मैंने क्या पुष्पासन। पुष्पासन थोड़ा सा फूला हुआ भाग होता है, ये क्या हो गया आपका पुष्प का व्रंत हो गया। हाँ, वो ऊपर वाला भाग थोड़ा सा नीचे, जो थोड़ा ऊपर से थोड़ा सा फूला होता है, फिर सारे पुष्प उसमें से फूल वगैरह ये सब निकलते हैं, ठीक है। तो पुष्प व्रंत का मतलब जिस छोटी सी शाखा से जुड़ा हुआ है वो क्या कहलाते हैं आपकी पुष्प व्रंत। ये पुष्पासन अपन ने देख लिया। इसके अलावा बाह्य दल मुख्यतः हरे कलर के होते हैं, ठीक है, सहायक चक्र बनाते हैं। और जो दल होते हैं वो कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। इसके अलावा क्या करेंगे, जंतुओं को, कीटों को क्या करेंगे आपके आकर्षित करेंगे। जो पुंकेसर और जो स्त्रीकेसर होता है वो नर भाग और मादा भाग बनाते, ये दोनों क्या करेंगे जनन में भाग लेंगे। अब देखते हैं अपन कुछ शब्द देखेंगे एक लिंगी, इसको समझ लेना पड़ेगा।
वैसे तो आया हुआ है एक लिंगी, दूसरा आ जाएगा द्विलिंगी। एक लिंगी का मतलब क्या होगा, नर व मादा अलग अलग, नर व मादा अलग अलग पुष्प में हो, एक पुष्प में नर हो दूसरे में क्या हो मादा। द्विलिंगी का मतलब नर व मादा दोनों एक ही पुष्प में, नर व मादा एक ही पुष्प में हो, नर और मादा क्या हो एक ही पुष्प में स्थित हो, तो उसे क्या कहेंगे अपन द्विलिंगी। ठीक है, अब देखते हैं सम्मिति, यहां भी सम्मिति का आएगा, सम्मिति। अब थोड़ा सा सम्मिति में फर्क आ जाएगा, वो अपन को ध्यान से रखना है। सबसे पहले आपके त्रिज्या सम्मित, सबसे पहले क्या आपका ये तो समझ में आ गया, एक लिंगी का मतलब नर और मादा अलग अलग हो, जैसे अपन एक लिंगी जंतु है, ठीक है। द्विलिंगी कौन है, केंचुआ द्विलिंगी है, उसमें नर और मादा एक में ही है, तो ये वैसे भी याद कर सकते हो। अब अपन कुछ देखते हैं सम्मिति के बारे में, जैसे अपन जंतु में पढ़ा था ना, एक व्यास सम्मिति, सॉरी त्रिज्या सम्मित, जंतुओं में क्या क्या पढ़ा था, द्विपार्श्व सम्मित, इसके अलावा रेडियल सम्मिति, अरीय सम्मिति ये पढ़ा था। वैसे ही इनमें भी सम्मिति होती है, सबसे पहले है त्रिज्या सम्मिति, त्रिज्या सम्मिति। अब इसको समझना, वहां से इसमें यहाँ फर्क है। त्रिज्या सम्मित का मतलब क्या होगा, त्रिज्या सम्मित का मतलब होता है जैसे ये पुष्प है आपका, ठीक है, तो इसको दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, वहां क्या था ये द्विपार्श्व सम्मित था। त्रिज्या सम्मित का मतलब है पुष्प को दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका त्रिज्या सम्मित। ठीक है, तो ध्यान रखना, वहां तो क्या था आपका द्विपार्श्व सम्मिति, यहाँ त्रिज्या सम्मित है। अगला है आपका एक व्यास सम्मित, एक व्यास सम्मित। एक व्यास सम्मित का मतलब है पुष्प को किसी भी एक्सिस से आप दो बराबर भागों में बांट सकते हो। एक व्यास सम्मित का मतलब क्या हो गया, वहां कैसा था अरीय सम्मित, हाँ, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। पुष्प को किसी भी एक्सिस से दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। क्या कर सकते हैं, किसी भी एक्सिस से दो बराबर भागों में अगर आप बांट सकते हो तो वो क्या हो जाएगा आपका एक व्यास सम्मित। तो ये पात्रों में क्या होती है, एक व्यास सम्मित होता है और त्रिज्या सम्मित होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है जैसे आपके त्रिज्या सम्मित का उदाहरण है धतूरा है, सरसों है। एक व्यास सम्मित का उदाहरण है टमाटर है, गुलमोहर है, मटर है, ये सारे। अब देखो दो तीन शब्द और आएंगे, असम्मित। असम्मित तो समझ जाओगे, किसी भी भाग से आप उसको बराबर भागों में नहीं बांट सकते। ठीक है, अब आएगा पुष्प पूर्ण है अपूर्ण है, वो भी अपन को देखना पड़ेगा। तो पूर्ण पुष्प का मतलब क्या होता है, अपूर्ण पुष्प का मतलब क्या होता है, वो समझो। दो शब्द आएंगे, पुष्प पूर्ण और एक क्या लगा देगा, वो अपूर्ण। तो पूर्ण का मतलब समझो। पूर्ण का मतलब होता है जैसे ये स्त्रीकेशर वाला भाग आ गया, ठीक है, ये पुंकेशर है, ये आपके बाह्य दल है, ये आपके बाह्य दल है। ये क्या, अगर पुष्प में सारे चक्र उपस्थित हो, स्त्रीकेशर पुंकेशर, यह कह सकते हो नर मादा बाह्य दल और दल और एक्स्ट्रा भी हो सकते, तो पुष्प कैसा होगा, पूर्ण होगा। पूर्ण पुष्प का मतलब है पुष्प के जो चक्र है, बाह्य दल, दल, स्त्रीकेशर और पुंकेशर, अगर ये उपस्थित हैं तो पुष्प पूर्ण है। ठीक है,
अब यहाँ एक शब्द और समझ लो, चतुर्थई और पंचतई। चतुर्थई, दूसरा है आपका पंचतई। अगर पुष्प में 5 चक्र है या 4 चक्र है, इसमें देखो गिनो 1 2 3 और 4। देखो एक तो ये, इसको बोल दिया अपन स्त्री पुरुष। ये चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, समझ लो जिंदगी भर काम आएगी। ये क्या है आपका पुंकेसर, ये दल है आपके, और ये क्या होगा आपका बाह्य दल। ये मैंने नंबर इसलिए डाले हैं, अगर पुष्प में 5 चक्र है या 4 चक्र है, 4 चक्र है तो चतुर्थई, 5 चक्र है तो पंचतई। जैसे आपके मालवेसी फैमिली गुड़ल, उसमें यहाँ पे अनुबाह्य दल और पाए जाते हैं, तो ये कैसा हो गया पंचतई। तो पुष्प कैसा हो सकता है, पूर्ण का मतलब सारे चक्र उपस्थित है, पंचतई का मतलब 5 चक्र है, चतुर्थई का मतलब जैसे ये नहीं है, तो ये है पुष्प का पूर्ण। ठीक है, अब अपूर्ण पे आते हैं। अपूर्ण का मतलब होगा इनमें से ये 4 तो होने ही होने चाहिए। अगर इन चारों में से कोई भी कम है, हो सकता है ये नहीं है, हो सकता है ये नहीं है, जैसे इसमें ये नहीं है, इस पुष्प में ये नहीं है, कौन सा भाग नहीं है, पुंकेसर वाला भाग नहीं है, तो ये पुष्प कैसा होगा अपूर्ण पुष्प होगा। अब कैसा हो गया 1 2 और 3, तो त्रितई हो गया। वैसे चतुर्थई और पंचतई होती है, पर ये कैसा हो गया त्रितई। तो ये चीजें आपको माइंड में रखनी है, जिंदगी भर काम आएगी। अब देखो एक शब्द आएगा सहपत्री। सहपत्री, अभी मैंने क्या कहा था, कुछ पुष्प ऐसे होंगे जो बाह्य दल के बाहर एक छोटी सी पत्ती जैसी हरी संरचना पाई जाएगी, पत्ती जैसी हरी संरचना पाई जाएगी, इसको बोलेंगे अपन सहपत्र। क्या कह रहा है, पुष्प के बाहर एक छोटी सी पत्ती जैसी संरचना पाई जाती है, उसको बोलते हैं अपन सहपत्र। जिन पादपों में उपस्थित होगी वो तो सहपत्री, और जिनमें नहीं होगी वो असहपत्री होगी। ठीक है, तो ये जो बेसिक शब्दावली है ABCD पुष्प की, ये आपको ध्यान रखनी है। क्यों ध्यान रखनी है, इसी से बनाएंगे अपन पुष्प सूत्र। जैसे मैंने ऐसा सिंबल बना दिया, इसका मतलब क्या है, पुष्प कैसा है त्रिज्या सममित। इस चित्र का मतलब है त्रिज्या सममित का ये निशान है। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया, इसका मतलब द्विलिंगी, नर और मादा कैसे हो गए द्विलिंगी। अब मैंने क्या लिख दिया 5 लिख दिया मैंने, मतलब बाह्य दल कितने हैं 5 है। अगर वो जुड़े होंगे तो मैं ऐसा निशान लगाऊंगी। ठीक है, इस सूत्र को देख के आप पूरा पुष्प बना सकते हो। अब है आपके दल, ठीक है, दल कितने हैं आपके, कैलिक्स कोरोला हो गया। ठीक है, दल कितने हैं आपके, सपोज 6 हैं, जुड़े हुए नहीं है। फिर आपके आ गया, इसका मतलब होता है पुंकेसर, एंड्रोसियम जिसको बोलते हैं। पुंकेसर कितने हैं 2 लिख दिए मैंने। ठीक है, गायनोसियम का मतलब स्त्रीकेसर कितनी है, अगर 1 लिख दिया तो 1। ठीक है, जुड़ी हुई होगी तो मैं ऐसे लिख दूंगी। ठीक है, अब जो ये सारे, जैसे ये आपकी क्या है आपका अंडाशय, अगर सारे चक्र नीचे से निकल रहे हैं, ये सारे, तो अपन ऐसे लगाएंगे। अगर ऊपर से निकल रहे तो अपन ऐसे लगाएंगे। तो पुष्प सूत्र में ये सारी चीजें काम आएगी, इसलिए इनको आज फिर से आप रिवाइज कर लेना। ठीक है, बाकी अपन कल देखेंगे।